अब हम लोगों के साथ एक जमीन पे काम करने वाले साथी हमारे हैं, एडवोकेट लाल सिंह साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, लाल सिंह साहब, और जमीन पे काम करते हैं। इनका आभास महासंघ मिशन पे हैं और ये जमीन पे जाके काम करते हैं। इनके आवास महासंघ मिशन 24 कैरेट कांसीराम बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। जमीन पे जाके संवैधानिक मूल्यों को, और जो डॉक्टर संदीप साहब कह रहे थे कि गुमनाम समाज और गुमनाम जो उनके महानायक रहे, नायक रहे, उन लोगों को जो इतिहास में उनको छिपाया गया, उनके बारे में बताया नहीं गया, उनको सम्मान देते हुए उनके बारे में बताते हैं और भारत के संविधान में दिए हुए अधिकारों के बारे में लोगों के बीच में जाके चेतना जगाने के प्रयास करते हैं। डॉक्टर लाल साहब हम लोगों के साथ में हैं। क्योंकि जमीन पे काम करते हैं तो जमीन की अपनी एक पृष्ठभूमि होती है, और खास करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब हम लोगों के यहाँ राजनीति है, राजनीति आइडियोलॉजी पे चलती है, और जो भी दल होते हैं उसके फाउंडेशंस कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी पे ही गवर्न होते हैं। तो आभास महासंघ से डॉक्टर लाल साहब हैं, इनसे हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक दल या जो संगठन है वो जाति व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं। इसके बारे में विश्लेषणात्मक एनालिटिकल एक आपका विचार आने वाला है। और बीच में मैं एक प्रश्न अभी आपको जोड़ देता हूं कि जाति और उपजाति, चूंकि आप क्षेत्र में काम करते हो, वहां पर जाते हो जहां बहुत कम लोग जाते हैं। डॉक्टर लाल साहब अभी भी कोई मिशन के प्रोग्राम में ही थे मैनपुरी में आज। तो डॉक्टर लाल साहब, क्योंकि ये जो ग्रास रूट क्वेश्चन है, जो भारत की दशा दिशा बदलती है, साथ रहता है आदमी, गांव के गांव बटे हुए हैं, कमरों में बैठ के बात करना आसान होता है, लेकिन क्षेत्र में जाके उनको समझाना, क्योंकि वो खूंटे से बंधे हुए लोग हैं, वैचारिक खूंटा बंधा हुआ है, वो अपने जाति में ही जीना, जाति में ही मरना चाहते हैं। और चूंकि प्रिविलेज क्लास के लिए तो जाति उनको बहुत सारी फैसिलिटीज है, मान सम्मान है, लेकिन वहीं ठीक विपरीत जो डिस्करेज्ड जातियां हैं या हारी हुई जातियां हैं या लोअर क्लास की जातियां हैं या SC ST OBC कह सकते हैं, बहुजन समाज कह सकते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड कह सकते हैं, और PDA समाज के कह सकते हैं, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक चल रहा है। तो आप इस बात पे एकदम ईमानदारी से बात बताइए, जो क्षेत्र में पाते हैं कि किस तरह की जो सामाजिक बदलाव है उसमें राजनीति कहां तक रोल कर पा रहा है, और राजनीति के पीछे जो आइडियोलॉजी है, क्योंकि संख्या सीधी और मोटी बात है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जिसकी लोकतंत्र में वन मैन वन वोट। अभी मैं EVM मशीन की बात नहीं करता, लोग जग जाएंगे तो EVM की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, आज नहीं तो कल जाएगी, लेकिन लोगों को जगना जगाना जरूरी है। फॉरमोस्ट और फंडामेंटल ये है। तो जो जातियों की जो जकड़ है वो अपने जातियों से 75 सालों 76 सालों में जो हम लोग के भारत के संविधान को लागू हुए हुआ, तीसरा जनरेशन उसके भारत के संविधान का फल चख रहा है। तो जैसे मैडम चूंकि लॉ डिपार्टमेंट की हेड है, और जिस तरह की उनकी बेबाकी से एक बात आई सुप्रीम कोर्ट और तमाम जजमेंट्स को लेकर, पार्लियामेंट से जो कानून बनाए जा रहे हैं, तो उस पर आप अपनी बात बताइए कि क्या जातियां के बारे में, क्योंकि संख्या बल आपकी ज्यादा है, लेकिन ठीक जो कम जातियों वाली जो प्रोपोर्शन और जो डेटा दिया डॉक्टर साहब ने, उसमें एकदम क्लियर कट बताया कि जिसकी संख्या कम है उसको ज्यादा हिस्सा है, और जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है उसको बहुत सारा कम हिस्सा है। तो जमीन पे क्या देखने को मिलता है, इन सब पहलुओं को देखते हुए आपसे हम लोग जानेंगे। लाल सिंह साहब। मनोज सर, मनोज सर, मैं जी। एक्चुअली मुझे दूसरा एक मीटिंग ज्वाइन करना है। हाँ प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू। मैं सुनता रहूंगा, लेकिन बस वीडियो ऑफ कर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, आपने जो पूछा कि राजनीतिक पार्टियां आज के समय में, मैं देख रहा हूं कि कोई भी पार्टी जातिवाद से हटी नहीं है, दूर नहीं है, बल्कि अब देख रहा हूं जब से भाजपा सत्ता में आई है उसके बाद तो जातीयता लोगों के अंदर इतना बढ़ रही है सर, अपनी गाड़ियों पे क्या, अपने मकानों पे क्या, अपनी मोटरसाइकिलों पे, कारों पे लिखवा के चल रहे जाति के नाम। और न केवल उन लोगों के अंदर जातीयता आई है, बल्कि जो लोग अब तक जाति से पीड़ित रहे हैं,
जातिवाद से परिवार से परेशान हैं, उन सब लोगों के अंदर भी जातिवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि जब मैं देख रहा हूं इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मूंछें ऐंठ करके बोल रहे हैं द ग्रेट चमार, द ग्रेट चमार। तो क्या है सर, ये जाति को बढ़ावा देने का एक पूरा संकल्प है, उनका पूरा प्रयास है। और जाति पर घमंड करना मतलब मनुवाद को हावी करना है, पुनः उस व्यवस्था को बहाल करना है जिस व्यवस्था में वर्णवाद और वर्णवाद से आके जातिवाद स्थापित हुआ है। तो इसलिए तमाम पार्टियां, तमाम संगठन तो आज मैं देख रहा हूं तमाम जाति के नाम पर बने हुए हैं, तमाम संगठन बन रहे हैं। असंवैधानिक है, ये असंवैधानिक, बिल्कुल असंवैधानिक सर। असंवैधानिक है। ये जो इस तरह के दल है जाति आधारित, जी इनको तत्काल बैन करना चाहिए, क्योंकि ये संविधान के जो मूल्य हैं उनके ठीक विरोध में है। विरोध में है, बिल्कुल सर। कास्टेड सोसाइटी की बात करता है, जी जिस कारण से भेदभाव और समानता है, इक्वालिटी की बात करता है एक तरफ भारत का संविधान, और किसी जाति का आप संगठन बनाते हैं तो निश्चित रूप से सामाजिक रूप से उसका विभाजन करते हैं। मगर सर मैंने ये भी तो देखा है कि जो संविधान में तमाम जो आर्टिकल हैं, उन किसी आर्टिकल में एक भी आर्टिकल नहीं दिखता मुझे जी जहां ये लिखा हो कि आज से जातियां समाप्त। जी इसलिए लोग जातीयता के आधार पर तमाम संगठन, तमाम तरह की पंचायतें, तमाम तरह की खाप, जैसे हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखो तो आपका सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, बागपत है। तो संविधान में मैं तो चाहता हूं, बल्कि बार बार लोगों से बोल रहा हूं कि जाति उन्मूलन इस तरह का एक कानून आना चाहिए देश के अंदर, ताकि जातियों को समाप्त किया जा सके। बल्कि मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन लोगों के अंदर जातिवाद का जहर लगातार बढ़ता जा रहा है और वो अपने आप में ही केवल एक सीमित दायरे में जीना चाहते हैं। कारण ये है कि कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक कारण है सर। जी राजनीतिक कारण है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, राजनीतिक नेता जो हैं, वो नेता भी अपनी जाति के नेता बन करके उसका लाभ उठाना चाहते हैं। ये मुझे महत्वपूर्ण कारण लगा। जी दूसरा, जैसे आरएसएस भाजपा की पूरी 100 सालों की प्लानिंग चल रही है कि जो संविधान स्टार्ट होने के बाद 1950 से और अब तक जातीयता में एक नजदीकी बढ़ रही थी। तमाम जातियों के अंदर एक द्वेष भावना जो थी वो कम होती दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी क्या है, बीजेपी ने आकर के सत्ता में जातीयता का जहर और सांप्रदायिकता का जहर और घोल दिया है। तो वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए, और संविधान में जो बहुत सारे मूल्य हैं, एकता और अखंडता, संप्रभुता, तमाम मूल्यों को बर्बाद करने की एक उसके पीछे रणनीति है सर। और मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी कहीं ऐसा ना हो कि जातिवाद को लेकर के या फिर सांप्रदायिकता को लेकर के देश के अंदर एक कहना चाहिए कि कहीं क्रांति ना हो जाए। तो ऐसा लग रहा है मुझे, तमाम लोग जाति को लेकर के हावी हैं देश के अंदर, इसको रोका जाना बहुत जरूरी है सर। आप जातिवाद में यकीन रखते हैं? नहीं, मैं तो नहीं रखता सर जातिवाद में। जाति में यकीन रखते हैं? मैं जाति में भी यकीन नहीं रखता हूं। आप किस पे यकीन करते हैं? मैं तो, जैसे आपने मुद्दा दिया राष्ट्रवाद, जी, तो मैं राष्ट्रवाद को पूरी तरह से फॉलो करता हूं। जैसे बाबा साहब ने भी कहा, अम्बेडकर साहब का भी वही कहना था कि मैं यस सर, मैं वही, जी सर। और दूसरा मैं यही बताना चाह रहा हूं सर, जो इस देश के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि हम मुस्लिम राष्ट्रवादी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्रवादी हैं, तो वो कहीं ना कहीं उग्र राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अग्रेसिव, जो बिल्कुल एकदम देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है सर भविष्य में। तो मैं इस बात को बिल्कुल भी मतलब एग्री नहीं करता सर। जो दल है या जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इसमें जो खुलेआम जातियों के गिरोह बने हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? ये लोग समाज को जोड़ रहे हैं, राष्ट्र को विकसित कर रहे हैं, राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, या ठीक इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं? राष्ट्र को तोड़ने की बात हो रही, राष्ट्र को कमजोर करने की बात हो रही सर। ये प्रयास चल रहा है राष्ट्र को कमजोर करने का। और सर, जैसे आज जो है इस देश के अंदर तमाम
भाजपा आरएसएस और उनके तमाम धार्मिक और सामाजिक संगठन हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात बार बार सनातन आ गया, अब हिंदू तो काउंटर कर दिया लगभग लगभग आप लोगों ने। तो मुझे लग रहा है कि जब 1909 में तमाम धर्म के लोगों, तमाम लोगों को यहाँ पे पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, है ना, तो सर या तो ये कहें कि उस समय पे हिंदूवादी जो संगठन थे, संस्थाएं थी, उन्होंने उस समय पे जो तमाम मुस्लिम लोगों को, तमाम ईसाइयत को और दूसरे धर्म के लोगों को जो सेपरेट इलेक्टोरल का अधिकार दिया था, वो भी कहीं ना कहीं इस देश को तोड़ने का कदम था सर। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि अगर ये हिंदूवादी जो संगठन और पार्टियां हैं, सांप्रदायिक पार्टियां हैं, अगर ये ऐसे ही बात को आगे बढ़ाती रहीं, इस जहर को घोलती रहीं, तो फिर हो सकता है कि आने वाले समय में फिर इस राष्ट्र के टुकड़े हो सकते हैं। और ये टुकड़े होंगे, पहले भी हुए तो हिंदूवादी लोगों की वजह से हुए, अब फिर टुकड़े होंगे तो फिर इन हिंदू राष्ट्रवादियों की वजह से होंगे। मुझे इसलिए लगता है कि अभी जो है इसको रोके जाने की आवश्यकता है सर। राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा देने के लिए मजबूत और एकदम सटीक विचारों की आवश्यकता है, जहां सबके महापुरुषों का सम्मान हो, संविधान का सम्मान हो, सबकी भाषा, संस्कृति, उनका साहित्य, वो सबके सब इस देश के इतिहास में जो दर्ज हैं, उन सबकी स्थिति को सम्मानित करते हुए पूरे राष्ट्रवाद को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है सर। जो वर्तमान में जिस तरीके की देश की मौजूदा स्थिति है, उसमें जाति आधारित जो राजनीति हो रही है, इस देश का दुर्भाग्य है। जी बिल्कुल ठीक है। इस मुल्क में राष्ट्रपति की भी जाति से पहचान होती है, प्रधानमंत्री की भी जाति से पहचान होती है, मुख्यमंत्री की होती है, कोई भी आदमी की पहचान उसकी जाति से होती है। जी। और भारत के संविधान की जो मूल भाव है, मूल आत्मा है, ठीक इसके विपरीत है। अगर जज साहब मुझे परमिशन दे तो मैं थोड़ा सा विचार रखना चाहूंगा इस पे। अभी हम लोग बात कर लेंगे एक कंप्लीट हो जाए। जी जज साहब। तो इसमें जो दल बने हुए हैं या जो संगठन बन रहे हैं, इस पे सरकारें क्यों नहीं बैन लगाती हैं, जो जाति गौरव के नाम पर दूसरे जाति के लोगों को या संविधान के विरोध में जाकर अपनी ताकत दर्शाते हैं? सर जैसे अभी हाई कोर्ट ने 2012-13 में एक जजमेंट दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि जातिवार जो जनसभाएं हैं उन पे रोक लगाई जाएगी और वो जाति के आधार पर इस तरह की मीटिंग, इस तरह की जनसभाएं नहीं होंगी। तो केवल मुझे लग रहा है कि वो जजमेंट ही रह गया, उस पर कोई मजबूती से अमल नहीं किया गया। इसलिए कानून बहुत सारे बने हर तरह से, लेकिन पढ़े लिखे लोग जैसे जो जाति गौरव सम्मान होता है वहां पर जाते हैं लोग जी, में शिक्षित लोग भी हैं, एजुकेटेड लोग भी हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग कहे जाते हैं, उनको ज्ञान भी है सही गलत का, उसके बावजूद जाति में क्या ऐसा रखा है कि उसके आसपास ही उनका व्यक्तित्व घूमता रहता है? मुझे तो सर ऐसा लगता है जैसे लंबे समय से जातीयता जो लोगों के अंदर है, तो वो लोगों के ब्लड में समाहित हो चुकी है। ऐसा लगता है मुझे, तो वहां से निकलना नहीं चाह रहे वो लोग, चाहे कितनी लात मतलब कितने लतियाए जाएं। भाई जाति के आधार पर ही भारत के अंदर भेदभाव है ना सर। जाति के आधार पे बात करते ही वो सामाजिक न्याय से दूर हो जाते हैं। दूर हो जाते हैं। भारत के संविधान में सोशल जस्टिस पहला वर्ड लिखाया गया है। जी जी जी, पहले दिया सामाजिक न्याय। तो जैसे जाति को मजबूत करोगे तो संविधान कमजोर होगा कि मजबूत होगा? तो मैं तो सर बार बार बोलता हूं कि भाई अगर इस देश के अंदर अन्याय अत्याचार हो रहा है शेड्यूल कास्ट पे, ओबीसी पे, तो जाति के आधार पे हो रहा है। अच्छा, बाबा साहब ने कास्ट और ओबीसी और ना हो, मान लीजिए कोई अगर ब्राह्मण समाज का आदमी है या राजपूत समाज का आदमी है और उसके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो क्या वो जस्टिफाइड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस तरह का जो विचार हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि आप जब अन्याय की बात करते हैं तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात होती है, क्या अपर क्लास में जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसके साथ अन्याय जुल्म जाति अगर हो रहा है तो क्या उसको जस्टिफाइड कहते हैं, अन्याय संगत? नहीं 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 सर, अन्याय तो किसी के भी साथ हो, अन्याय अन्याय है, अपराध अपराध है सर। बिल्कुल, चाहे वो कोई कास्ट का हो, किसी भी धर्म जाति का हो, किसी विशेष
किसी जाति या धर्म से मेरा मतलब नहीं है सर, जी है ना। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, जो बाबा साहब ने कहा कि भाई इस देश में मैं ऐसे लोकतंत्र को नकारता हूं जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय ना हो। जी तो बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर 75 सालों तक तमाम जातियों के लोग, तमाम परिवार इतने गरीब हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, तमाम मैंने देखे हैं पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में तो तमाम हैं। जी तो अभी आर्थिक न्याय कहाँ मिल पाया लोगों को, कहाँ सामाजिक न्याय मिल पाया है। अच्छा, ये जो जातिवाद, आप चूंकि गांव गांव घूमते हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप जी इसमें मुस्लिम समाजों में भी आप जाते हो गांव गांव, तो जी। वहां जाति का असर क्या देखने को मिलता है? मुस्लिम समाज, ऐसे मैंने ये देखा सर, मुस्लिम कम्युनिटी जो तमाम हिंदुइज्म और दूसरी जो हमारी जातियां हैं उनसे बहुत ज्यादा उस तरह का वो संपर्क नहीं रखते, है ना। जैसे मान लिया सामाजिक कार्यक्रम हो रहे, कोई मतलब नहीं है। हाँ, राजनीतिक जो मामला है उनमें वो संपर्क बनाए रखते हैं चीजों में। तो वो अपना एक अलग तरह से सामाजिक जीवन जी रहे हैं। जैसे उनका धर्म है, उनकी अपनी संस्कृति सभ्यता, अपनी तमाम चीजें हैं, वो बिल्कुल सेपरेट लिए हुए हैं और वो नहीं चाहते किसी और का उसमें इन्वॉल्वेशन हो। मैं ये जो देखता हूँ। जो बिल्कुल, जो जो जातियां हैं पासमानदा और इस तरह के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं तमाम, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में तो सर बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो वो चाहते हैं कि राजनीति में हम लोगों का भी योगदान हो, हम लोगों की भागीदारी हो। हेलो। तो बस वो राजनीतिक लेवल पर ही अपने हक अधिकारों की बात करते हैं और बल्कि हक अधिकारों की भी ज्यादा डिमांड नहीं करते। लेकिन पसमानदा जहां तक हैं, मैं देख रहा हूं अभी हमारे इधर बिजनौर में, मेरे गांव की खुद घटना है। हम्म एक यूनुस मिस्त्री साहब हैं, हम्म तो वहां पे मैं चला गया उनके पास बैठने के लिए। तो वो ये कहने लगे, भाई लाल सिंह जी ये बताओ कि हम जय भीम क्यों बोलें। हम्म, बहुत जय अच्छी भीम बात। से हमारा क्या बहुत लेना अच्छी देना बात। जय भीम से। जी जय भीम से हमारा क्या लेना देना, जी। हम नहीं बोलेंगे जय भीम। तो चूंकि चुनाव में उन्होंने चंद्रशेखर का सपोर्ट किया, हम्म तो मैंने ये बोल दिया मजाक में कि चंद्रशेखर जाके पूछो वो क्यों बुलवा रहा है जय भीम। हम्म तो वो हंसने लगे सारे के सारे। हम्म फिर मैंने उनसे बताया कि मैंने कहा जो मेरी राय है जय भीम बोलने की, वो ये है कि भाई इस देश में जो संविधान तैयार किया गया उसमें सभी धर्म और जातियों के लोगों को बहुत अधिकार दिए गए, उसमें व्यक्ति की गरिमा को सबसे ऊपर रखा गया है। सबसे ऊपर रखा गया, सबसे ऊपर। है ना। जी। तो एज ए हम डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने के नाते हम जय भीम बोल सकते हैं, हम्म कोई आपत्ति नहीं है और कोई बुराई नहीं है। हम्म तो लेकिन उन्होंने फिर वो बात नहीं स्वीकारी। हमने कहा नहीं स्वीकारी तो कोई बात नहीं भाई, चलो जो तुम्हारा मन हो बोलिए। कोई नहीं, यूनिस भाई को हम लोग समझाएंगे कि भीम की नहीं, हर उस व्यक्ति की जय होनी चाहिए जो समानता में विश्वास करता है, विश्वास जो करता है। सामाजिक न्याय में विश्वास करता है, जो व्यक्ति की जी गरिमा में विश्वास करता है। इसलिए हर जी किसी की बिल्कुल जय होनी चाहिए जो इन मूल्यों पे अपना विश्वास करता है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत सर शुक्रिया बिल्कुल। डॉक्टर साहब। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। कौन साहब थे? मैं जी, हाँ फैजल साहब थे शायद। फैसल साहब। जी सर। जी सर मैं कंक्लूड। ज्यादा लंबी बात तो नहीं कर पाऊंगा, थैंक यू कि बोलने जी, आपने मुझे मौका दिया। लेकिन जिस तरीके से हम स्क्रीन बात पे अगर करते है हैं तो जैसे स्क्रीन कि, पे आइए। जी सर। स्क्रीन पे अगर है तो स्क्रीन पे आइए। जी जी जी। जी बोलिए। जी, आवाज आपकी वो अनम्यूट हो रही है आवाज। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर, थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया। अस्सलाम लेकिन जैसे कि वालेकुम। अभी, वालेकुम सलाम, आदाब, आदाब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो सर काफी सब लोगों के मैंने विचार सुने, प्रोफेसर साहब के और उससे पहले मैम के, अभी जो सुन रहा था मैं भाई साहब के विचार। तो उसमें ये था कि जो जितना भी कास्टिज्म है ये सब गैर कानूनी है, ये सब ये है। क्या ये सब बोल के हम कास्टिज्म से अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? क्या अपनी जिम्मेदारियों से हम हट सकते हैं? क्या हम लोग इसीलिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसीलिए इंटेलेक्चुअल हैं, इसीलिए जिम्मेदार हैं कि सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हाँ हाँ ये बुराइयां हैं? उन बुराइयों के लिए हम कर क्या रहे हैं? इंडिविजुअल बेस पे क्या कर रहे हैं? क्या इतना काफी है कि जज साहब ने हमें वीडियो कॉल पे बुलाया और हमने अपने विचार रखे और बहुत अच्छा बोल के हम लोग चले गए वाह वाह करके? हम ऑन द रूट लेवल पे हम क्या काम कर सकते हैं? इसके लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ हम लोग विचार विमर्श करें। समाधान का जो एपिसोड है वो नेक्स्ट वाला है। ये तो ओके सर। पहले बीमारी डिटेक्ट होना जरूरी है कि पहले हम लोग बीमार हैं जी और कहीं ना कहीं से उसमें ग्रसित हैं, और उसके लिए जो आप समाधान खोज रहे हैं, तो भारत के संविधान की इसमें वैक्सीन जाएगी।
जी जी कोरोना में बहुत लोग बीमारी में वैक्सीन लगवाया है सभी लोगों ने, जी पता चल रहा है कमजोर हो रहे हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। इसकी दवाई सिर्फ भारत के संविधान में है। जी भारत के संविधान की वैक्सीन जिसको जिसको लगेगी वो जी बीमारियां खत्म होंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हों या तमाम मानवीय मूल्यों को स्थापित करने वाले इस मुल्क में लोग हों, उन सभी की जय होनी चाहिए। सबकी विचारधारा रही है कि मानवीय मूल्यों को सबसे ऊपर रखा जाए और व्यक्ति की गरिमा किया जाए। उन लोगों से निकली जुबान हो, बोली हो, वाणी हो या कलम से निकली हुई स्याही हो, जी सर। एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं किया है उन लोगों ने पूरे जीवन में। उन लोगों ने कभी भी कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं दी है जिससे कि भेदभाव बने, समाज में अन्याय अत्याचार हो, जुल्म हो, ये सब सारी बातें कही गई हैं। अभी तो ये बीमारी की हम लोगों ने बात की है कि बीमारी किस किस प्लेटफॉर्म पे है। दो साथी जुड़ रहे थे लेकिन नेटवर्क नहीं आने की वजह से नहीं जुड़ पाए। और आपकी एज 30 से 35 साल से क्या नीचे है या ऊपर जा रहे हैं आप? जी सर। आपकी उम्र क्या है, एज? सर मेरी 27। जी, 27। तो आप सही स्टेज पे हैं। क्या आपके मन में इस तरह के प्रश्न भी आ रहे हैं? यानी कि आपका जो है विचार अभी परिवर्तित नहीं हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों को, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को ये लोग बीमार कर चुके हैं और अपने पीछे भीड़ इकट्ठा करने के लिए तैयारी कर चुके हैं कि मन में इस तरीके के प्रश्न भी नहीं आने हैं उनके। उनका मोटिव बहुत क्लियर है कि अगर जो प्रश्न पूछेगा तो फिर वो जानने की कोशिश करेगा, फिर उसको ज्ञान होगा तो सही गलत में भेद कर पाएगा। इसलिए उसको प्रश्न जी विहीन व्यक्ति का निर्माण करो इस समाज में, जिससे कि गुलामी, जो डॉक्टर संदीप साहब कह रहे थे, उस तरह की व्यवस्था बने। जी जी हम लोग नेक्स्ट वाली जो एपिसोड करेंगे उसमें इन बीमारियों का, जो जाति की बीमारी है, रोग है, कैंसर है और तमाम जो भी बीमारी, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं, कुछ लोग इसमें आईसीयू में भी हैं। जी आईसीयू जी में भी जी सर। कुछ पेशेंट्स हैं इसके। तो हम लोग कोशिश ये जी जी करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अगले वाले एपिसोड में हम लोग इसका समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपने जी। पूछा, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत सर। आभार। ठीक शनिवार को हम लोग इसी टाइम बैठेंगे और उस दिन ये हम लोग जो भारत के संविधान की वैक्सीन्स है उसके बारे में परिचर्चा। बीमारी अगर हमें हुई है तो दवाई भी तो हमें ही लगानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। डॉक्टर के रूप में बहुत से लोगों ने, महापुरुषों ने, महानायक महानायिकाओं ने दे रखा है, बस उस पर चलने की बात है। जी सभी आप लोग जुड़े, बहुत सर। आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।